गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम केसी अग्रवाल। आज हम लोग इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में कुछ जानें। क्या लगता है आप लोगों को, इंग्लिश आसान है, टफ है? हाँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश उनके लिए जो जानकारी रखते हैं लगता है आसान है। जिनको कोई भी जानकारी नहीं है उनको लगता है कि ये लैंग्वेज टफ है। लेकिन आई टेल यू फ्रैंकली कि इंग्लिश ना ही टफ है ना ही आसान है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कैसे? तो जब आप मेरा ये वीडियो देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि नहीं, हम जो समझ रहे थे कि इंग्लिश इतनी टफ है वो एक्चुअली है नहीं। और आज अगर इंग्लिश के इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक वर्किंग पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश। क्योंकि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश के इम्पॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है एंड अगर हमें ल्यूक्रेटिव जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो। क्योंकि बिना इंग्लिश के आपका सिलेक्शन एक अच्छे पोस्ट में नहीं हो सकता है। आज कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी पहचान आपके कम्युनिकेशन लेवल से होती है, आपकी इंग्लिश से होती है, आपके बोलने के तरीके से होती है, राइट? तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश का कंसेप्ट रखें और उसके आधार पे इंग्लिश का यूज अपने डे टू डे लाइफ में करते जाएं। तो आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट, जो लगता है हमें कि ये कंसेप्ट टफ है, लेकिन इसको देखने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा। देखिए, जब कभी भी हम लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो जैसा सब्जेक्ट हम जानते हैं कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, काम करने वाला जो होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। वर्ब जो इस सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है सेंटेंस बनाने में, और ऑब्जेक्ट जो कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जो कुछ कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि आखिर ये तीनों चीज़ें आएंगी कहाँ से? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आखिर आएंगी कहाँ से? इसके लिए हम लोग इंग्लिश की पहली सीढ़ी देखते हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है नंबर पे। और जब कभी भी हम लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो ऐसा नहीं है कि आप ये सारे वर्ड्स आप पढ़े नहीं हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन अब जो हम लोग यूज जानेंगे उसका थ्योरेटिकल, उसका प्रैक्टिकल यूज जानेंगे, क्योंकि हमें कोई बुकिश नॉलेज नहीं लेना है, हमें वो चीज़ें जाननी है जिसका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में कर सकें, उसको पहचान सकें, उसका कहाँ पे यूज होता है वो हम समझ सकें, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन, तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी के जगह का नाम होता है, किसी मैगजीन, स्कूल, कॉलेज, जितना भी नाम आता है वो सारे नाम आते हैं नाउन में, ठीक है। तो वी कैटेगराइज नाउन इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। दो अलग अलग पार्ट में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। इसमें आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसमें आता है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले वो हम लोग जानते हैं, राइट। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो कहलाता है काउंटेबल नाउन, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। ये आप अपने कंसेप्ट के अनुसार बोल रहे हैं, राइट। लेकिन इंग्लिश का क्या कंसेप्ट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टार का और मनी का। नाउ आई आस्क यू, स्टार और मनी, इसमें कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि स्टार अनकाउंटेबल है और मनी काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि हम स्टार को नहीं गिन सकते हैं और मनी को हम गिन सकते हैं, ये आपका लॉजिक होगा। तो आप अपने अनुसार, आपको जो आप जो जानते हैं उसके अनुसार आप बोल रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है तो कहलाता है काउंटेबल नाउन। इफ अ नाउन इज कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म इट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और अगर कोई नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होता है, इफ अ नाउन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म इट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो स्टार के साथ हमने एस लगा दिया, मतलब इट बिकम्स स्टार्स, स्टार्स हो गया ये। मनी में वी नेवर ऐड एस, हम लोग कभी भी मनी में एस नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इट इज अनकाउंटेबल नाउन। और ये हो गया काउंटेबल नाउन क्योंकि इसमें एस ऐड हो गया। तो ये डिफरेंस होता है। तो आप बोलिएगा स्टार तो बहुत है नंबर में, उसे काउंट कर पाना तो मुश्किल है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। इट्स डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टार्स। लेकिन लॉजिक ये कह रहा है कि ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया, मतलब ये काउंटेबल हो गया। आपको कंसेप्ट के अनुसार चलना है। मनी, तो हम बोलते हैं मेरे पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं और 10 रुपए के 10 नोट हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर काउंटिंग नोट्स, वी आर काउंटिंग कॉइन्स।
हम लोग कॉइन को काउंट कर रहे हैं, नोट को काउंट कर रहे हैं, लेकिन मनी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो इसको सिंगुलर से प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, दैट्स वाई इट इज अनकाउंटेबल, इसलिए ये कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। तो आई थिंक कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आते हैं हम काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है, लेकिन अब हम इसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, किस तरह से हमें इसको यूज करना है वो जानेंगे। प्रॉपर नाउन तो कोई भी नाम हो, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, किसी मैगजीन का नाम हो, किसी स्कूल का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, वो सारा आता है प्रॉपर नाउन, राइट। अब देखिए, प्रॉपर नाउन से ही हम बनाते हैं कॉमन नाउन। कैसे? ये एक स्कूल है, स्कूल में एक स्टूडेंट का नाम है ए, बी, सी, डी और ई। स्कूल और स्कूल में स्टूडेंट है मेरे ए, बी, सी, डी, ई। ये स्टूडेंट का नाम है, तो ये नाम चला गया किसमें? प्रॉपर नाउन में। लेकिन है कौन ये? सारे में कॉमन क्या आ रहा है? तो सारे में कॉमन है स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट कॉमन हो गया, इसका मतलब ये स्टूडेंट चला गया कॉमन नाउन में। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से। आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन ही कॉमन नाउन बन जा रहा है। उसी तरह से यहां पे एक टीचर आ गए, A1, B1, C1, D1 और E1, ये टीचर का नाम हो गया। तो नाम किस में चला गया? प्रॉपर नाउन में। लेकिन हैं कौन ये? ये टीचर्स हो गए, तो ये चला गया कॉमन नाउन में। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का। व्हेन यू विजिट द हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपको कौन मिलता है? डॉक्टर मिलते हैं, पेशेंट मिलते हैं, नर्सेस मिलती हैं। तो डॉक्टर, पेशेंट और नर्स ये क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। लेकिन अगर डॉक्टर जैन आपको मिल गया तो डॉक्टर जैन प्रॉपर नाउन हो गया। सिस्टर अनीता मिल गई तो प्रॉपर नाउन हो गया। पेशेंट अभिषेक मिल गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का, राइट। तो हमें वो जानना है। अब देखिए, कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन बनता है। कैसे? देखिए, अ ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से मिलके क्या बना? क्लास बना। अ ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर से मिलके क्या बना? टीम बना। ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, तो सोल्जर से मिलके क्या बनी? आर्मी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रॉपर नाउन ही कॉमन नाउन बन गया और कॉमन नाउन से फिर हमने कलेक्टिव नाउन बना लिया। तो तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, राइट। तो ये है तीनों का यूज, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पहचानने का तरीका। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन जिसमें है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल नाउन पे आते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है। तो मटेरियल नाउन जो मैटर से रिलेटेड होता है, जो द्रव्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, घी,
दीज ऑल आइटम्स आर मटेरियल नाउन, ये सारी चीजें मटेरियल नाउन है। लास्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चार नाउन जो आप देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये चारों नाउन ऐसा है जिसको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जो इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं या हमारी फीलिंग्स को दिखाती है, राइट। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं? आप किसी को बोलते हैं ना, देखो तुम में बचपना है, चाइल्डहुड है, तुम में तो कैपेसिटी है ये काम करने की, तुम में ईमानदारी है। तो ये सारी चीजें जिसको हम सिर्फ फील कर रहे हैं वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने यहां पे क्या किया, सिर्फ ये पांचों नाउन को आपको पहचानने का तरीका बताया और कुछ नहीं किया। मैंने आपको किसी भी चीज का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज कि कैसे आप इन सारी चीजों को पहचान सकते हैं वो मैंने बताया, राइट। अब आते हैं सेकंड, प्रोनाउन पे। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले यूज होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहा जाता है कि आप पीएम ऑफ इंडिया के बारे में कुछ लाइन बोलिए। आई स्टार्ट स्पीकिंग, मैं बोलना शुरू करता हूं, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी लुक्स आफ्टर द गॉड, नरेंद्र मोदी रन्स द गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी लुक्स आफ्टर द कंट्री, नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू गुजरात, नरेंद्र मोदी लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो क्या लग रहा है, मैंने इतने 4-5 लाइन जो कहा मैंने, क्या वो सही है या गलत है? तो मेरे सेंटेंसेस सारे सही हैं। तो गलती क्या की है मैंने नाम को, नरेंद्र मोदी के नाम को बार बार रिपीट किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम एक नाउन को इस तरह के सेंटेंसेस में बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, वो गलत माना जाता है। तो नरेंद्र मोदी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी के लिए वर्ड आया ही, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अगर मुझे किसी लेडी के बारे में बोलना होता तो लेडी के बारे में हम क्या यूज करते, शी का यूज करते, तो होता प्रोनाउन। अगर मुझे अपने बारे में कुछ कहना होता तो मैं यूज करता आई। मेरे साथ 4-5 लोग हैं, इनके बारे में कुछ कहना होता तो मैं यूज करता वी। मेरे सामने कोई खड़ा है, तुम, आप, उसके लिए मैं यूज करता यू। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए अगर मुझे यूज करना होता तो मैं यूज करता दे। ये फैन है, इस फैन के लिए मुझे कुछ यूज करना होता तो मैं यूज करता इट। तो ये सारे वर्ड्स जो है जो कि नाउन के बदले यूज हो रहे हैं, दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये सारे वर्ड कहलाते हैं प्रोनाउन। अब आप देखिए, प्रोनाउन के थ्रू ही हम ये जानते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी। सेकंड पर्सन में आता है यू और यू। थर्ड पर्सन में आता है ही,
शी, इट या नेम, और प्लूरल में आता है दे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आ गया आई, मतलब मैं, प्लूरल में हो गया वी, हम लोग। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, तुम या आप, प्लूरल में यू, आप लोग या हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन लिमिटेड है कि ये इतना ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर हम किसी मेल की बात करें तो आता है ही, फीमेल की बात करें तो शी, नॉन लिविंग की बात करें तो इट, या कोई कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आ गया या कॉमन सिंगुलर नाउन आ गया, तो यूज करेंगे हम थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आ गया दे, प्रॉपर नाउन एक से ज़्यादा या कॉमन नाउन एक से ज़्यादा, तो चला गया वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। तो बस इंग्लिश में इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। ये 3 सब्जेक्ट है। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव A word which is used to qualify noun or pronoun is called adjective। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, he is a student। I have written here an example that is he is a student। अब मैं I'm asking you, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? तो ही तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन हो गया। तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि इसकी विशेषता बताए। तो ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्टूडेंट की क्वालिटी को बता रहा है? दैट इज ब्रिलियंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव क्योंकि वो विशेषता बता रहा है स्टूडेंट की। तो हो सकता है ये जो डेफिनेशन मैंने दिया आपको हो सकता है इससे पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो मैं आपका रास्ता और थोड़ा आसान कर देता हूं। देखिए, अगर आपको पहचानना हो, ऑनेस्ट मैंने लिखा, अनदर वर्ड इज ऑनेस्टी। यू नो द मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट, ईमानदार, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो जब भी आपको ये पता करना हो कि ये वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है, तो सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग दिमाग में रखिए और उसके बाद देखिए कि आप किसी नाउन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर करते हैं तो वर्ड एडजेक्टिव होगा और अगर नहीं करते हैं तो वर्ड एडजेक्टिव नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हम ईमानदार आदमी बोलते हैं या ईमानदारी आदमी बोलते हैं? तो ऑब्वियस चीज आप बोलिएगा ईमानदार आदमी हम तो बोलते हैं। इसका मतलब ऑनेस्ट पर्सन, वी स्पीक ऑनेस्ट पर्सन। इसका मतलब दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं है, राइट। एबल एंड एबिलिटी, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, एबल है या एबिलिटी है। तो यू नो द मीनिंग ऑफ एबल, योग्य, और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो क्या आप योग्य स्टूडेंट बोलते हैं या योग्यता स्टूडेंट बोलते हैं? तो स्वाभाविक रूप से आप बोलिएगा हम तो योग्य स्टूडेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। ये वर्ड है एडजेक्टिव। सारी चीजें अब आपको आसान लगने लगी होंगी।
नेक्स्ट देखिए, पावर एंड पावरफुल। मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा एडजेक्टिव है। पावर का मतलब होता है ताकत, एंड पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। तो क्या हम लोग ताकत कंट्री कहते हैं या ताकतवर कंट्री कहते हैं? तो ऑब्वियस सी चीज है, आप कहिएगा ताकतवर कंट्री हम कहते हैं। इट मीन्स पावरफुल कंट्री। तो पावरफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो ये हुआ सबसे आसान तरीका एडजेक्टिव पहचानने का। अगर कभी भी आपको डाउट हो, समझ में नहीं आया, तो बस इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखिए कि उसकी एग्जैक्ट हिंदी हमारे दिमाग में है, उसके बाद हम किसी नाउन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर देते हैं एडजेक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ कम टू वर्ब। Verb plays a vital role to form a meaningful sentence. Remember it. एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने में वर्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू कैनॉट इमेजिन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस विदाउट वर्ब। आप बिना वर्ब का यूज किए हुए एक सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि वर्ब होते कितने तरह के हैं। तो वी कैटेगराइज वर्ब इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जैसे हिंदी में हम सहायक क्रिया भी कहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसे हेल्पिंग वर्ब नाम इसलिए दिया गया है, या इसे सहायक वर्ब क्रिया इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज वर्ड्स हेल्प। ये वर्ड्स जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं? सब्जेक्ट की हेल्प करते हैं। क्या करने में? सेंटेंस को बनाने में। एम है तो एम का यूज हम करते हैं आई के साथ। इज है तो इज का यूज हम करते हैं ही, सीट, नेम के साथ। आर का यूज है तो आर का यूज हम करते हैं वी, यू, दे के साथ, राइट। दैट्स वाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ कम टू मेन वर्ब। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं। अगर इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें या हिंदी की डेफिनेशन की बात करें, तो एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड मेन वर्ब। नहीं समझ में आया? जिससे काम के होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जिससे काम के होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। अभी भी नहीं समझ में आया, राइट। तो अभी स्टेज पे हो सकता है आपको मेन वर्ब पहचानने में दिक्कत हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए और रास्ता आसान करते हैं। गो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जाना। कम का आना, स्पीक का बोलना, लाफ का हंसना, रन का दौड़ना, विप का रोना, वॉक का चलना, मेक का बनाना, क्राई का चिल्लाना, शूट का गोली मारना, राइट। तो नाउ यू टेल मी वन थिंग, अभी जितने भी मैंने हिंदी कहा उस हिंदी में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? एग्जैक्टली ना। लास्ट में ना लगा हुआ है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो मेन वर्ब, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर जिस वर्ड के लास्ट में, हिंदी में जो भी वर्ड आप बोलते हैं उसके लास्ट में अगर ना आता है तो डैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। वो मेन वर्ब कहलाता है। तो अब आप बोलिएगा तो पढ़ना भी तो मेन वर्ब होना चाहिए।
क्योंकि उसके लास्ट में भी तो ना लगा हुआ है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है। तो पटना एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड जिसमें ना लगा हुआ है, उन सारे वर्ड्स को छोड़ दें और ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में ना लगा हुआ आ जाए उसे हम कहेंगे मेन वर्ब। तो अभी के स्टेज के लिए आप इसी के थ्रू पहचानिएगा कि मेन वर्ब ऐसे इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। मेन वर्ब जिसको हम 5 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। देखिए होता क्या है कि 1, 2, 3 आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। कहीं पे हो सकता है आपको ऐसा मिले, कट कट कट, पुट पुट पुट। यू कैन सी हियर कि तीनों फॉर्म यहाँ पे आपको सेम दिख रहे हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म सेम है। तो कहीं हो सकता है कि तीनों फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट मिले आपको। राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे तीनों फॉर्म जो है अलग अलग है, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो हो सकता है आपको फर्स्ट फॉर्म अलग मिले और बाकी दोनों फॉर्म सेम मिले। लर्न, लर्न, लर्नड, बर्न, बर्नड, बर्नड। राइट। तो यू कैन सी हियर कि पहला फॉर्म मेरा जो है बिल्कुल अलग है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लर्न, 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 बर्न, बर्न, बर्न। लेकिन ये तीनों आपको अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हमें V1 से V4 बनाना होता है तो सिंपली व्हाट वी डू, वी ऐड ओनली ING। गो में ING ऐड किए तो बन गया गोइंग। और जब हमें V से V5 बनाना होता है तो हम क्या ऐड करते हैं, S या ES ऐड कर देते हैं एंड इट बिकम्स V5 और वो बन जाता है V5। गो में ES हमने लगा दिया तो बन गया गोस। लेट्स सी, V1 प्लस ING इक्वल टू V4। फॉर एग्जाम्पल, गो प्लस ING इक्वल टू गोइंग। तो ये हर एक फॉर्म में अप्लाई होंगे। V1 प्लस S और ES इक्वल टू V5। इट प्लस S इक्वल टू इट्स। राइट। तो ये मेन वर्ब में आ गए। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आप किसी भी तरह का सेंटेंस बनाइए, या तो उसमें मेन वर्ब रहेगा या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, दोनों में से कोई ना कोई वर्ब रहेगा ही। इसके बिना आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो वर्ब का रोल इसीलिए एक सेंटेंस बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट। नाउ कम टू एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो वर्ब की विशेषता को बताता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। नाउ लेट्स सी, ही रन्स, ही रन्स, ही सब्जेक्ट, रन्स वर्ब, वो दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ने की विशेषता बताने वाला वर्ड तो कोई नहीं है। तो ही रन्स फास्ट, वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। इसका मतलब दिस वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। ये वर्ड कहलाएगा एडवर्ब। वन मोर थिंग,
He runs fast. I have added here two different words, in the ground and in the evening. Now a question arises कि अभी आपने फर्स्ट बताया, अभी ये इन द ग्राउंड और ये इन द इवनिंग क्या है, ठीक है। तो वी कैटेगराइज एडवर्ब इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग एडवर्ब को 3 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कैसे, लेट्स सी। ये है एम, ये है पी और ये है टी। एम स्टैंड्स फॉर मैनर, पी स्टैंड्स फॉर प्लेस, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो यहां पे रन्स फास्ट मीन्स ये बताता है काम करने का तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रन्स इन द ग्राउंड, ये काम करने की जगह बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही रन्स इन द इवनिंग, ये काम करने का समय बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ ऐसा कोई भी वर्ड जो काम करने का ढंग, काम करने की जगह और काम करने का समय बताता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। वो वर्ड कहलाता है एडवर्ब। कोई जरूरी नहीं कि ये तीनों वर्ड्स ही सेंटेंस में आए, तीनों में से कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्पीक लाउडली, तो यहाँ पे आप बोलिएगा लाउडली है एडवर्ब। तो लाउडली कौन सा एडवर्ब है, मैनर है, क्योंकि वो बता रहा है कि हम लोग कैसे बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो यहाँ पे किस वर्ड को आप एडवर्ब कहिएगा, हियर को कहिएगा। हियर किस चीज को दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। ही स्पीक्स पोलाइटली, तो यहाँ पे किस वर्ड को आप एडवर्ब कहिएगा, पोलाइटली को कहिएगा। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही वॉक्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है, तो यहाँ पे आप किस वर्ड को एडवर्ब कहिएगा, हार्ड को, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है, वर्क की विशेषता बता रहा है। दे रन इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड एडवर्ब हुआ, इन द ग्राउंड। किसको दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है, राइट। तो तीनों में से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस में आ गए, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। तो आप बोलिएगा, हो सकता है कि अगर हम लोग तीनों ये वर्ड भूल गए तो, यस यस हो सकता है ऐसा। तो इससे भी आसान तरीका है। तो मैनर के लिए हम किससे क्वेश्चन करते हैं, हाउ से। प्लेस के लिए वेयर से, और टाइम के लिए व्हेन से। हाउ, वेयर एंड व्हेन, जब हम इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें सेंटेंस में मिल जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। हाउ डज ही रन, वो कैसे दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। वेयर डज ही रन, वो कहाँ दौड़ता है, ही रन्स इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में दौड़ता है। व्हेन डज ही रन फास्ट इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में कब तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट इन द ग्राउंड इन द इवनिंग, वो शाम में दौड़ता है। तो इसमें हाउ, वेयर या व्हेन क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हो सकता है हमारे दिमाग से ये भी निकल जाए, तो ओके। तो उससे भी आसान तरीका बताते हैं। हाउ को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे। वेयर को कहाँ, और व्हेन को कब। तो काम होता है तो कैसे होता है, कहाँ होता है और कब होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिले तो हम वो वर्ड कहलाएगा एडवर्ब, कब, कैसे और कहाँ। और नाउ अब मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से आपका एडवर्ब क्लियर हो गया होगा। मतलब जहाँ कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए एडवर्ब, आप आसानी के साथ इसको पहचान सकते हैं, राइट। नाउ कम टू प्रीपोजिशन। preposition, noun,
और प्रोनाउन प्लस पोजीशन इक्वल टू प्रीपोजिशन। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। नाउ टेल मी वन थिंग, जब आप सब्जी खाते हैं तो सब्जी में किस चीज का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है? ऑब्वियसली नमक का। नमक थोड़ा सा कम या ज्यादा हो जाए तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ सकता है, am I right? ऑब्वियसली थोड़ा सा कम या ज्यादा हो जाए तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ सकता है। नमक जैसे महीन सा होता है वैसे प्रीपोजिशन छोटा सा होता है। हम लोगों के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग अच्छी इंग्लिश लिखने लगते हैं, यूज करने लगते हैं, तो क्या होता है कि कहाँ पे सही प्रीपोजिशन का यूज करें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या प्रीपोजिशन कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप एक दिन में सिखा दीजिएगा, एक सप्ताह में सिखा दीजिएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रीपोजिशन का यूज स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिसके पीछे कंसेप्ट होता है, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता है। उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ इस वर्ड के बाद ये प्रीपोजिशन आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आई एग्री ब्लैंक यू, बट आई डोंट अग्री ब्लैंक योर प्रपोजल। मैं तुमसे सहमत हूं लेकिन तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। तो यहां पे एग्री के साथ आपने यूज करना है विथ का, और यहां पे आप यूज करेंगे टू का। तो नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज कि आपने यहां पे एग्री के साथ विथ और यहां पे एग्री के साथ टू क्यों लगाया? तो रिमेंबर वन थिंग कि एग्री के साथ जब कोई पर्सन आता है तो हम यूज करते हैं विथ का, और एग्री के साथ अगर कोई प्रपोजल आ गया तो हम यूज करेंगे टू का। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट? अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट की भी बात करते हैं। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर या इन द चेयर? व्हाट डू यू से? आप बोलेंगे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो क्या इन द चेयर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा? तो बोलिएगा हाँ हम तो चेयर पर बैठते हैं, में थोड़ी बैठते हैं। क्योंकि व्हाट हैपेंस ना कि हमारे दिमाग में एक ट्रांसलेशन चल रहा होता है, तो फॉरगेट ट्रांसलेशन, भूल जाइए। क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है ना कंसेप्ट पे बेस्ड होगी, ग्रामर पे बेस्ड होगी। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर भी सही है और इन द चेयर भी सही है, डिपेंड करता है कि चेयर कैसा है। जब आप चेयर पर आराम से बैठते हैं तो वहां यूज करते हैं इन द चेयर का, लेकिन जब आप आराम से नहीं बैठते हैं तो यूज करते हैं वहां पे ऑन द चेयर का। तो अब जो ये पोजीशन है मेरी चेयर की, मैं अगर इस चेयर पे बैठ जाऊं तो क्या लगता है मैं यहां पे आराम से बैठा हुआ हूं? आपको लगेगा आप तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग देयर कंफर्टेबली। नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, मैं यहां आराम से नहीं बैठा हुआ हूं। जब चेयर में आर्म्स लगा हुआ होगा तो आप बोलिएगा आई एम सिटिंग इन द चेयर, क्योंकि तब आप आराम से बैठिएगा। लेकिन इस चेयर में कहीं आर्म्स नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आई एम सिटिंग ऑन द चेयर होगा, राइट? अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप बेड पे बैठते हैं तो आराम से बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? आप कहिएगा हाँ हम तो आराम से बैठते हैं। तो आज जरा आप बेड पे बैठ के देखिएगा, आप कभी भी बेड पर आराम से नहीं बैठते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो आप आराम से सोते हैं। इसलिए सिटिंग ऑन द बेड होता है और स्लीपिंग इन द बेड होता है। तो ये कंसेप्ट वाली चीजें होंगी। लेट्स सी,
आई एम सिटिंग ऑन द चेयर भी सही है और इन द चेयर भी सही है, डिपेंड करता है चेयर कैसा है। आई सिट ऑन द बेड, ही स्लिप्स इन द बेड। मैं बेड पर बैठता हूं, आई सिट ऑन द बेड, क्योंकि जब मैं बैठता हूं तो मैं आराम से नहीं बैठता हूं। ही स्लिप्स इन द बेड, वो आराम से वो बेड पर सोता है, इसका मतलब सोते जब हम तो आराम से सोते हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग ऑन और इन। तो ये है कंसेप्ट। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा तो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन मिलेंगे जो हमें जिसके पीछे कंसेप्ट होगा। एग्जैक्टली वो कंसेप्ट हमें स्टेप बाय स्टेप करके सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। आगे जो आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें सारे प्रीपोजिशंस, मतलब जितने भी प्रीपोजिशन के कंसेप्ट हैं वो सारे आपको मिलेंगे, राइट। अब आते हैं कंजंक्शन पे। A word which is used to join two different words or sentences is called conjunction. एक ऐसा वर्ड जो दो अलग अलग वर्ड्स को या दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। नाउ लेट्स सी। Either he or his friend is playing. I was sleeping when you came here. So I have written here two different types of example. Either he or his friend is playing. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, he और his friend को जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, इधर he। इसका मतलब ये होगा कि ये कंजंक्शन होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, he और his friend को, राइट। सेकेंड है I was sleeping when you came here. मैं सो रहा था जब तुम यहाँ आए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है I was sleeping, सेकेंड एग्जाम्पल है you came here, और दोनों को लिंक करने वाला वर्ड कौन सा है दोनों सेंटेंसेस को, when। इसका मतलब ये है कि when कंजंक्शन होगा। तो कंजंक्शन का काम यही होता है, जोड़ने का। ऐसा नहीं है कि यही दो कंजंक्शन है, आगे आपको बहुत सारे कंजंक्शन के यूजेस देखने को मिलेंगे। इफ, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, बहुत सारे कंजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाएंगे। लास्ट आते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन जो आपकी सडन फीलिंग्स को दिखाता है, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है अचानक से जुबान पर आ जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। मतलब आपकी वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, आपकी फीलिंग्स को बताता है। लेट्स सी कैसे। एक्सीलेंट, ब्रावो, व्हाट अ सरप्राइज, oh my god, how dare you। तो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, आपकी फीलिंग को, जो आपकी जुबान आपके दिमाग में चल रहा है, अचानक से आपकी जुबान पर आ जाता है।
आपका भाई आपको कहता है यू नो आई हैव गॉट 90% मार्क्स इन एग्जाम, और आप उसको बोलते हैं एक्सीलेंट, मतलब आपने उसको इनकरेज किया, राइट, ब्रावो, शाबाश। कहीं जाते हैं आप घूमने के लिए, बोलते हैं बड़ा सरप्राइज, कितना आश्चर्यजनक है ये, बड़ा सरप्राइज। कुछ ट्रेजेडी हो गया आपके साथ, आप बोलते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। किसी को डांटना होता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, राइट। तो ये आपकी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रीफ किया, आपको बताया कि हम लोग इसे पहचानते कैसे हैं, राइट। और हम लोग इसकी आगे वाले वीडियो में एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे, कैसे उसका पूरी तरह से अच्छी तरीके से यूज करते हैं वो हम लोग देखते जाएंगे, राइट। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, राइट। और मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कभी भी आपको कहीं भी कुछ डाउट लगे, नहीं समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो यू कैन कॉल मी, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।